मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य और सामान्य लेकर के आया हूँ और ये वीडियो संख्या 5 है। पिछले 4 वीडियो में हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य के बारे में हमने आपको पढ़ाया, समझाया और उससे जुड़े हुए हमने आपको SW भी दिए और आपने उस SW को किया। मुझे आशा है कि आप जो है इसी तरीके से आगे भी SW करते रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने गद्य साहित्य के बारे में बताया और अब हम इस वीडियो में हिंदी काव्य के साहित्य के बारे में आपको बताएंगे। हम सबसे पहले बात यहाँ पर काव्य की कर रहे हैं। एक इसका नाम होता है पद्य, एक होता है काव्य और एक होता है कविता। ये इसके 3 नाम होते हैं और सामान्य तौर पर इन सभी की परिभाषाएं भी एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, यानी पद्य का भी मतलब होता है काव्य और काव्य का मतलब कविता है। मतलब तीनों का मतलब सिर्फ एक ही है, चाहे आप पद्य कहें, चाहे काव्य कह लें, चाहे कविता कह लें। शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ जो है यहाँ पर इन सभी का एक ही है। अब पद्य का अर्थ क्या होता है और इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं परिभाषा। तो हमने आपको बताया था जिस रचना में, यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस रचना में अक्षरों की संख्या अक्षरों की संख्या उनके लिखेंगे यहाँ पे एक उनके क्रमों का निर्धारण, यानी कहने का मतलब ये है कि किस काव्य के लिए जो है किस क्रम का निर्धारण किया जाएगा। इसमें अक्षरों की संख्या की जानकारी होना आवश्यक है और उनके क्रमों का निर्धारण भी होना आवश्यक है। और निर्धारण तथा यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने लय बताया था, ताल, तुक, यति, गति इत्यादि। जिस रचना में हो, जिस रचना में हो उसे पद्य कहते हैं। यहाँ आप कविता भी लिख सकते हैं, काव्य भी लिख सकते हैं। ये 3 में से कोई भी चाहे जो है आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको पद्य का यहाँ पे अर्थ बताया, क्योंकि जब हमने आपको गद्य पढ़ाया तो गद्य का अर्थ बताया और अब हम जो पद्य पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको पद्य के बारे में बताया, यानी उसका अर्थ बताया, उसकी परिभाषा भी बताई हमने। देखिए प्यारे बच्चों, गद्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले गद्य की परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। गद्य का मतलब क्या होता है, ठीक उसी प्रकार पद्य को पढ़ने के लिए उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमने गद्य में आपको बताया था कि एक ऐसी रचना जिसमें लय, तुक, यति, गति, अक्षरों की संख्या ना हो, इस बात का ध्यान ना दिया जाए, या इन चीज़ों से मुक्त रचना को गद्य कहा जाता है। और जो भाषा हम अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो भाषा हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और जो भाषा जो है हम बोलते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अगर बताया जाए तो परिभाषा ये बनेगी कि जिस रचना में अक्षरों की संख्या, उनके क्रमों का निर्धारण तथा लय, ताल, तुक, व्यक्तिगत इत्यादि जिस रचना में हो, तो यहाँ पे हो उसे पद्य कहते हैं।
तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। इसको आपको क्या करना है, एक कॉपी पे लिख करके रख लेना है। लिख लीजिए। अब हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं। अब जो पद्य होता है इसके भेद जानेंगे कि इसके जो है पर भेद कितने हैं होते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। ये जो है इसमें ये दो भेद इसके होते हैं। इसमें ये वाली नहीं, ये वाली। हाँ। तो इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि पद्य के भेद कितने होते हैं। तो पद्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। अच्छा, श्रव्य काव्य क्या होता है, यहाँ पे ये जानेंगे। श्रव्य काव्य जो हम कविता या काव्य सुनकर आनंद लेते हैं, इसे श्रव्य काव्य कहते हैं। ये बात जानेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक ऐसी कविता या ऐसा काव्य जो सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वह श्रव्य काव्य हो गया। दृश्य काव्य का मतलब ये हुआ कि जिसमें हमें देखने से आनंद मिले। जैसे हम फिल्में वगैरह देखते हैं, उसमें जो गाने होते हैं वो दृश्य, और जो संगीत होता है उसको दृश्य काव्य कहते हैं। और पहला वाला जो है श्रव्य काव्य, इसमें केवल और केवल ही सुनकर ही इसमें आनंद लिया जाता है। फिलहाल दृश्य काव्य में ये जो है मान्यता है इसकी, या एक अच्छाई ये भी कह सकते हैं कि इसमें सुनकर भी और देखकर भी दोनों आनंद लिए जा सकते हैं। और इसमें जो है श्रव्य काव्य में केवल सुनने के बाद जो है हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो श्रव्य काव्य होता है। क्योंकि काव्य का मुख्य कार्य होता है आनंद की प्राप्ति दिलाना। श्रव्य काव्य के काव्यात्मक वर्णन रहता है। इसमें विपरीत मुक्तक रचना में प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है, और मुक्त रचनाओं में कथाओं की सूत्रबद्धता नहीं होती, परंतु प्रत्येक छंद रोसे दृढ़ करने में समर्थ होता है। जैसे रामचरितमानस है, कामायनी है, जयद्रथ वध है, हल्दी घाटी है, प्रबंध काव्य है, सुर और बीरा के पद, ये बिहारी और रहीम के दोहे इत्यादि जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध काव्य के भी जो है भेद होते हैं, और ये भेद हैं दो, महाकाव्य और खंड काव्य। यहाँ पे लिखेंगे प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के कौन कौन से भेद हुए। तो प्रबंध काव्य के हमने जैसा कि आपको बताया था कि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, और एक होता है इसमें खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, एक होता है खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। अब महाकाव्य क्या है, सबसे पहले जानेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य की कथा में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है।
यानी जो है जीवन के प्रत्येक पहलू पर इसमें झांका जाता है, यानी नजर डाली जाती है और जीवन के विविध पक्षों का एक संलिष्ट चित्र रहता है। उसका विषय भी महान होता है। कई पात्र ऐसे होते हैं, स्त्री और पुरुष भी हैं। पात्रों में एक नायक भी होता है, अन्य पात्र नाटक के उद्देश्य से ही संबंधित होते हैं। सहायक अथवा विरोधी कथा वस्तु के 5 प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियत और फलागम। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नायक प्रयत्न करता है, उसमें कुछ बाधा आती है और अंत में बाधाओं पर विजय पाकर नायक जो है सफल हो जाता है। जैसा कि आपने जो है डायरेक्ट फिल्मों में देखा होगा, नायक को एक अभिनय, एक रोल दिया जाता है और वह रोल के मुताबिक कार्य करता है। वह जब कार्य करता है तो एक जो है कई विशिष्ट प्रकार की जो है उसके सामने समस्याएं भी आती हैं और उनका वह सामना करता है और सामना करने के दौरान उसे काफ़ी जो है संघर्ष भी करना पड़ता है और अंत में जो है ये दिखाया जाता है कि वह किस तरीके से संघर्षों का सामना करते हुए, कठिनाइयों को दूर करते हुए विजय प्राप्त करता है। तो इस तरीके से महानायक जो है का चरित्र दर्शाया जाता है और इसमें महाकाव्य में जैसे पृथ्वीराज आशु, पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस, हरिओम कृत का प्रिय प्रवास, प्रसाद कृत कामायनी, दिनकर की उर्वशी, मैथिली श्रीगुप्त का साकेत, हिंदी के प्रमुख ये महाकाव्य हैं। इसमें इस तरीके से सिंपलिसिटी को दर्शाया गया है। जो शब्द बोले हैं उसको नोट करके कापी पे आपको रखना है और ध्यान से सुनना है। अब बात करते हैं हम खंडकाव्य में, क्योंकि आपकी किताब में काफ़ी ढेर सारा लिखा हुआ है और इसमें जो है हम जो है कुछ ही महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ये इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। खंडकाव्य महाकाव्य में जहाँ संपूर्ण जीवन की झांकी रहती है, वहीं खंडकाव्य में जीवन की किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। यानी कोई एक जो है एक कांड है, एक बड़ा ग्रंथ है, उसका सिर्फ एक कांड दर्शाया जाए। जैसे कि रामायण बड़ी नाटक है एक और उसमें कई चरित्र भी दर्शाए गए हैं, लेकिन उसके एक खंड के बारे में बताया, जैसे सीताहरण के बारे में या रावण वध के बारे में या राम वनवास के बारे में, तो क्या एक खंड है, ठीक है। तो महाकाव्य में जो है उस मनुष्य के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है और उसके संदर्भ में बताया जाता है, वैसे ही बताया जाता है। लेकिन खंड काव्य में सिर्फ इतना अंतर है कि मनुष्य के सिर्फ एक पहलू का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी सिर्फ एक खंड का या एक इकाई का। मान लीजिए खंड काव्य महाकाव्य में इकाई 100 है या 1000 है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ इसके हजारों बारे में या हजारों जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उसके बारे में बताया जाएगा और यहाँ सिर्फ इसके एक पहलू के बारे में बताया जाएगा, शेष 99 के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ही इतना अंतर है। देखिए पहले बच्चों, आपको क्या करना है, आपको हम SW देने जा रहे हैं, ध्यान बिल्कुल समझेंगे कि SW आपको कैसे करना है। आपको पहला लिखना है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर स्पष्ट करते हुए एक दोनों की रचनाएं लिखो। ठीक है, यानी क्या करना है, आपको जो है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताना है और दोनों की एक एक रचना लिखनी है। नाम नहीं लिखना है, एक एक रचना लिखनी है। हम लिखा करते हुए एक दोनों की, एक यहाँ पे एक छाट बताओ, एक और बढ़ा दें, एक एक दोनों की रचनाएं लिखो। नाम नहीं लिखना, रचनाएं लिखना है। तो आज वीडियो में हमने आपको पद्य के बारे में जानकारी दी, उसके इतिहास के बारे में हमने आपको बताया, उसके वेदों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो संख्या 6 में। इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में सीखना है। नमस्कार।